हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस पे, जिसकी प्रैक्टिस सेट आज तीसरी है। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी ली जा चुकी है और आज ये है प्रैक्टिस सेट थर्ड। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आगे आ चुके हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं। तो ओवरऑल जनरल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने स्कोर बताइएगा कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, उसका आपको आंसर करके भी देना रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ओके, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि एंटोमोलॉजी। ओके, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों को पढ़िए और बताइए वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन करना वायरोलॉजी। ओके, चलिए आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चेचक के टीके यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन पढ़ लिया। चेचक के टीके यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्या होना चाहिए। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ओके, क्लियर हो गया। कब किया था? 1976 में। कहाँ के चिकित्सक ने? तो अंग्रेज चिकित्सक ने। क्या नाम है? तो उनका नाम है एडवर्ड जेनर। उन्होंने क्या किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन का। तो कब प्रकाशित हुई आपको बता देना है। तो इसको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1859 में चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। ओके, इसका हिंदी नाम क्या होगा? उत्तम जीविता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? उत्तम जीविता का सिद्धांत। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंग्रेजी से अनुवाद किया गया कंटेंट है ये, जो 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित उत्पत्ति की उत्पत्ति यानी कि उत्तम जीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित किया गया था। ओके, और उन्होंने ही किसका नींव रखी? तो इन्हीं ने, चार्ल्स डार्विन ने ही विकासवादी जीव विज्ञान की नींव रखी। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि विकासवादी जीव विज्ञान की नींव किसने रखी? तो विकासवादी जीव विज्ञान की नींव रखी है चार्ल्स डार्विन में। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था ये आपको बताना है, और किसने बनाया था ये भी बता दिए। तो चलिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1952 में। 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पे है। एडवर्ड टेलर हंगेरियन मूल के अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में कब 1 नवंबर 1952 को प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल द्वीप समूह के एक द्वीप पर इस बम का क्या किया गया था? परीक्षण किया गया था। और इस परीक्षण का नाम क्या था? तो इस परीक्षण का नाम था ल्यूव माइक। इस परीक्षण का नाम रखा गया था। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि मेलेनिन। जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेलेनिन होता है और ये मानव त्वचा को क्या करता है? रंग देता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, जो मेलेनिन टेरोसिन नामक एक अमीनो अम्ल से बना होता है। ये किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से। और ये मनुष्यों में यही बाल, त्वचा और आंखों को रंग देता है। तो मनुष्यों में बाल, त्वचा और आंखों को रंग कौन देता है? तो वो देता है मेलेनिन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र, या फिर आप लिख सकते हैं सेलुलर या फिर आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ओके, तो
क्या हो जाना चाहिए इसका ऑप्शन करेक्ट? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद। ओके, क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद। कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि क्वेश्चन के लेवल को थोड़े बढ़ाए जाएं, तो अब धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाए जाएंगे। पहले जितने बेसिक उनको आप अच्छे से कंप्लीट करिए, जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन्हीं को लेकर के करवाया जाएगा, और धीरे धीरे फिर 4-5 क्वेश्चन जो ऐसे रहेंगे जो काफ़ी अच्छे लेवल के रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताया करिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो इसका हो गया हैदराबाद। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे सैलून नहीं होगा, सेलुलर होगा। ओके, तो सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र भारत में हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1977 में हैदराबाद में हुई थी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है ये आपको बताना है। धन आवेश युक्त है कि ऋण आवेश युक्त है या आवेशहीन है? बताइए, ये तो सबको पता होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। कैसा कण है? ऋण आवेश युक्त कण है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। किससे करते हैं? स्मॉल ई से। धन आवेश युक्त क्या होता है? तो धन आवेश युक्त होता है प्रोटॉन, और आवेशहीन क्या होता है? तो आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, और परमाणु की नाभिक में क्या पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और परमाणु के जो चारों ओर कक्षा उसके ऑर्बिट्स में जो चक्कर लगाता रहता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से बताइए पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूरेनियम डेटिंग आइसोट्रॉपिक डेटिंग का सबसे पुराना तरीका होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित कर सकते हैं। ओके, और ये तकनीक 3 अलग अलग प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? यूरेनियम विधि होती है, एक यूरेनियम थोरियम विधि होती है, और एक यूरेनियम लीड विधि होती है। तो इसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन को पढ़ लिया है, अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अस्थि कैंसर। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाएगा? तो अस्थि कैंसर होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्ट्रोंशियम 90 हड्डियों और अस्थि मज्जा में जमा होते हैं। शेष 1% रक्त और कोमल ऊतकों में शेष होता है इसका, ठीक है ना, जिसकी मौजूदगी हड्डी का कैंसर, आसपास के ऊतकों को कैंसर और ल्यूकीमिया का कारण बन सकती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोज किसने की थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पोलोनियम क्या होता है? तो पोलोनियम होता है एक मेटलॉइड। इसका परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका परमाणु क्रमांक है 84। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी और स्मॉल ओ से, पोलोनियम। अब बतानी है आपको इसकी क्या खोज किसने की थी। ओके, तो इसकी खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। पोलोनियम की कहानी प्रकृति में पाया जाने वाला एक दुर्लभ एवं अत्यधिक रेडियो एक्टिव रासायनिक तत्व है। पोलोनियम को पीओ चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 84 होगा, यहाँ पे 34 नहीं। ओके, परमाणु संख्या कितनी है? 84 होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है न्यूट्रॉन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पे। ट्रांसफॉर्मर का क्रोड किसका बना होता है? ट्रांसफॉर्मर का क्रोड किसका बना होता है ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है नर्म लोहे का। ट्रांसफॉर्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए क्या होना चाहिए। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? इसका आंसर क्या होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट जो 1 ली गई थी उसमें हम आपको पूरा शुष्क सेल के बारे में बताए थे, ड्राई सेल के बारे में कि क्या होता है, इसमें कैथोड का कार्य कौन करता है, एनोड का कार्य कौन करता है। आप इसमें भी देख सकते हैं जो बीच में लगा होता है ये होती है ग्रेफाइट की छड़ जो कैथोड का कार्य करती है, और एनोड का कार्य कौन करता है? तो होता है जिंक। ओके, Zn, जिंक जो होती है वो एनोड का कार्य करती है। ओके, चलिए अब आपको बताना है शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। वेरी गुड, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा निहित होती है।
चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ड्राई सेल किस टाइप की सेल होती है? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल को रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और इसकी एक और खासियत होती है कि एक बार प्रयोग कर लेने के बाद ये बेकार हो जाती है। ठीक है, एक बार प्रयोग हो सकती है, उसके बाद ये बेकार हो जाती है। जैसे कि घड़ियों में जो बैटरी लगी होती है, रिमोट वगैरह में टीवी की जो बैटरी लगी होती है, वो सब शुष्क सेल ही होती है, ड्राई सेल होती है। और इसको प्राइमरी सेल भी कहते हैं क्योंकि ये एक बार प्रयोग कर लेने के बाद बेकार हो जाती है। और इसमें किस तरह की एनर्जी संचित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि ज्वरहर। क्या हो जाएगा? ज्वरहर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो इसका आंसर क्या करेक्ट होना चाहिए? इमेज जैसे कि आपको नीचे दिख रही है, इमेज में ऑप्शन आंसर लिखा हुआ है। ओके, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो आवर्ती धारा को यानी कि एसी करंट को डिस्ट धारा यानी कि डीसी करंट डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करती है। ओके, एसी का समझ लीजिए अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करती है। डिस्टकारी करंट जो होती है डीसी करंट बहुत ही उपयोगी होती है क्योंकि आजकल के बहुत से उपकरण डीसी से ही चलते हैं, जबकि बाहर से उन्हें एसी ही दी जाती है, अल्टरनेटिंग करंट ही दी जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ होता है? रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। अधिक पैदावार वाले पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं? क्या करेक्ट होना चाहिए इसका आंसर? वेरी गुड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संकरण के द्वारा। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जाते हैं संकरण के द्वारा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब है, वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर बताइए अब आप लोग। वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? बताइए 18th का आंसर। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, चारों ओर उच्च दाब से घिरा केंद्र में निम्न दाब। चारों ओर उच्च दाब से घिरा केंद्र में निम्न दाब, इससे किसकी स्थिति प्रेजेंट की जाती है? तो वायुमंडल की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको समझ लीजिए पहले। चक्रवात जो होता है वो सदैव पृथ्वी की गति की दिशा में गति करता है। ठीक है, जिस तरह से पृथ्वी गति करती है उसी दिशा में चक्रवात भी गति करता है। चक्रवात के केंद्र में वायु दाब निम्न होता है और चक्रवात के मुख्य केंद्र निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र ही होते हैं। चक्रवात यानी कि साइक्लोन्स, ठीक है ना, साइक्लोन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो साइक्लोन किस में होता है? लो प्रेशर सेल, और एंटी साइक्लोन जो होता है वो होता है हाई प्रेशर सेल। ओके, यहाँ पे इमेज है, आप लोग देख सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पे स्थित है ये बताना है। क्या होना चाहिए इसका आंसर करेक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गोवा। भारत का अंटार्कटिका के अध्ययन केंद्र स्थित है गोवा में। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। आरएनए का फुल फॉर्म भी बताइए कमेंट करके, क्या होता है आरएनए का फुल फॉर्म? ओके, वेरी गुड, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या करना? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ये आरएनए का मुख्य कार्य होता है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। आरएनए कोशिका के अंदर संदेश वाहक का कार्य भी करता है। तो संदेश वाहक का कार्य कौन करता है? आरएनए करता है। कहाँ पे? कोशिका के अंदर। ओके, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का कार्य करता है आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा वर्णक या पिगमेंट का कार्य करता है? आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि इमेज देख करके आप लोग ऑप्शन को बहुत अच्छे से गैस कर पा रहे होगे, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। करेक्ट। ओके, तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पिगमेंट का कार्य करता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। ठीक है, इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पिगमेंट का कार्य करता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं।
इसका गठन कैसे होता है? तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से इसका गठन होता है। जैसा कि कल वाली वीडियो में एक क्वेश्चन था ना कि क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो इसका आंसर क्या करेक्ट था? कैल्शियम। क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं था। तो कौन कौन से घटक होते हैं इसके? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होना चाहिए? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 मई 1974 को पहला परमाणु विस्फोट किया था। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर आपको बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है सूर्य। जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? सूर्य से मिल रही है। उसको फिर प्राथमिक उत्पादक ग्रहण कर रहे हैं, फिर प्राथमिक उत्पादक से जा रहा है प्राथमिक उपभोक्ता में। प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे हो गए। प्राथमिक उपभोक्ता जिसने इसको खाया, ठीक है, फिर उसके बाद जा रही है एनर्जी द्वितीयक उपभोक्ता के पास, फिर तृतीयक उपभोक्ता, उसके बाद आ रही है चतुर्थ उपभोक्ता के पास। उसके बाद फिर से वापस कहाँ जाकर के मिल जाती है? मृदा में मिल जाती है। ओके, तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है पारिस्थितिकी तंत्र में वो कौन होता है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सभी परितंत्रों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है वो सौर विकिरण है। कौन है? सौर विकिरण है, जिसे स्वपोषी अवशोषित करके भोजन के रूप में उपभोक्ताओं को स्थानांतरित करते हैं। स्वपोषी यानी कि पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अवशोषित करके भोजन बनाते हैं और भोजन के रूप में उपभोक्ताओं को स्थानांतरित करते हैं। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, डायग्राम देखिए। उत्पादक है, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से किसको रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने में यूज किया जाता है? क्या करेक्ट होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अमोनिया। अमोनिया का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए अमोनिया का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में वस्तुओं को रखा जाता है और वे सुरक्षित रहती हैं। अमोनिया का औद्योगिक निर्माण कैसे होता है? हैबर विधि से किया जाता है। अमोनिया का उपयोग बर्फ बनाने में भी होता है। नाइट्रिक एसिड के निर्माण में यूरिया के लिए भी होता है। अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में भी अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लियर हो गया यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? जैसे कि डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग राइट है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है? तो ये उंगलीनुमा संरचना होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये सेल में पाई जाती है, एक टाइप का कोशिकांग होता है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया पे ही क्या होता है? वायवीय श्वसन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का परिवर्तन हो जाता है एटीपी में। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में इसका परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इसे ऊर्जा सिक्का या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मनुष्यों में यह सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होती है? तो मनुष्यों में यह सर्वाधिक मात्रा में यकृत कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यकृत कोशिकाओं में पाई जाती है। ओके, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्यों में सर्वाधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? तो यकृत कोशिकाओं में पाई जाती है। ओके, तो चलिए कल का जो क्वेश्चन था, कल के क्वेश्चन क्या था? पौधों का वह भाग जो पानी एवं विलियों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी। बहुत लोगों ने आप सही आंसर दिए थे। ठीक है, सभी के मोस्टली सही आंसर थे। तो इसका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन बी यानी कि जाइलम। और ये रहा आज का सवाल। आज का सवाल क्या है? वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर होती है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बताना है वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर किसके कारण होती है। ओके, तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए इसका भी, और ये भी बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। ओके, थैंक यू सो मच।